नमस्कार। मैं आशीष सिंह टीचर्स एकेडमी में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया भी जारी होगी। तो आइए सभी लोग तेजी के साथ जुड़ेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 के लिए सोशल साइंस का ज्योग्राफी प्रैक्टिस बैच आपके सामने लेकर आए हैं। और इस प्रैक्टिस बैच में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस समय जो भी प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये काफी एग्जाम में इनके आने का संभावना बनी रहती है, चांस रहता है और हमेशा एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो साथियों, सभी लोग तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी लोग के सामने बिल्कुल राइट टाइम प्रैक्टिस बैच लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो साथी भूगोल विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं, वह सभी लोग इस विषय से जुड़ सकते हैं। संस्था का नंबर आप सभी लोग को यहाँ पता ही है। इस संस्था का नंबर में आप सभी लोग को कॉल करके और जानकारियों को क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए भाई तेजी के साथ शुरुआत करते हैं। रूहानी जी आ चुकी हैं, स्वागत है भैया आप सभी लोगों का। और अन्य साथी भी तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करें। एक बार मैं चाहूंगा कि सेशन को सभी लोग तेजी के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन को सभी लोग तेजी के साथ शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग समान रूप से जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन है, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों को समझना है कि जो वेबर का एक मॉडल है, कौन सा मॉडल है भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल, याद रखेंगे सभी लोग, है ना। न्यूनतम मूल्य लागत पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यूनतम मूल्य पर आधारित आधारित मॉडल माना जाता है। और ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, याद रखिएगा, जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं और इनको हम अल्फ्रेड वेबर के नाम से जानते हैं। अल्फ्रेड वेबर के नाम से जानते हैं। लेकिन उन्होंने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल सबसे पहले ब्रिटेन के लिए दिया था। हालांकि इस मॉडल को नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में भी प्रयोग किया गया था। तो आप सभी लोग बताइए, लौह इस्पात उद्योग के लिए था, सूती वस्त्र उद्योग के लिए था, जलयान उद्योग के लिए था, या फिर भारी इंजीनियरिंग के लिए था? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे तो आप सभी लोग बताएंगे। ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले रूहानी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्यालयों में कौन उद्योग के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थन किया था? ध्यान दीजिएगा, उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थन किया था। ए लॉस हैं, ग्रीन हट हैं, अल्फ्रेड वेबर हैं और ए लोरिया हैं। सभी साथी बताइए, सभी साथी बताने का प्रयास करिए। अभी अभी आपने देखा, पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया न्यूनतम मूल्य पर आधारित। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसमें सी विकल्प को सही करेंगे। सी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। और मैं देख रहा हूं कि मोहनलाल जी आ चुके हैं, संजीव साहब आ चुके हैं, अपने अरुण साहब भी आ चुके हैं। आप सभी लोगों का संस्था में स्वागत है। ठीक है, रूहानी जी आपका भी बेटा स्वागत है। अगला सवाल है, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, जर्मनी के भूगोलवेत्ता, जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं अल्फ्रेड वेबर। क्या नाम है साथियों? अल्फ्रेड वेबर नाम है। और इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड के लौह इस्पात उद्योग के लिए न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। लेकिन इसका प्रयोग आप देखते हैं उत्तर अमेरिका जैसे देशों में बड़े स्तर पर समान रूप से लागू किया गया था। तो आप सभी लोग तेजी के साथ जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो क्या इसमें अल्फ्रेड वेबर होगा?
तो बी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा और आप सभी लोगों ने भी बी ऑप्शन को चुना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए वेबर यानी अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। यानी जर्मनी के भूगोलवेत्ता वेबर महोदय साहब का कहना है कि उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। क्या परिमाण संबंधी अर्थ नीति से होता है, सरकारी नीति से होता है, परिवहन मूल्य से होता है या फिर श्रम मूल्य से होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? और आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि परिवहन मूल्य यानी न्यूनतम लागत के अंतर्गत याद रखिए परिवहन मूल्य से होता है। तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा भाई। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? ठीक है, संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 में या फिर 1930 ईस्वी में? आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। वेबर साहब जर्मनी के एक अर्थशास्त्री भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऊबर डेन स्टैंडर्ड अंडर इंडस्ट्रीज, और यह सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं कि 1909 में प्रतिपादित किया गया था। 1909 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो बी विकल्प को सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर साथियों बनेगा। 1909 में समान रूप से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए, उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वान थ्यूनेन है, अल्फ्रेड वेबर हैं, डब्ल्यू क्रिस्टालर हैं या फिर ए लॉस हैं? सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। अरुण जी हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और संजीव साहब भी हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसने? तो अल्फ्रेड वेबर हैं जिन्होंने उद्योगों की स्थापना का न्यूनतम सिद्धांत दिया था। बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। बी विकल्प साथियों इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी हैं समान रूप से तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। ध्यान दीजिए, उद्योगों के स्थानीयकरण को लेकर के यानी लोकलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। बताइए, ए ब्लांस ने किया था, अल्फ्रेड वेबर ने किया था, डब्ल्यू इजार्ड ने या फिर ई ह्यूबर ने किया था? चलिए भाई सभी लोग बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, स्थानांतरीकरण के लिए इन्होंने आइसोटोपिक्स है ना, और इसमें जो है स्थान के समान परिवहन लागत, तो दादा दूसरा जो है आइसोटोपेन, इसमें किसी स्थान के समान संपूर्ण परिवहन लागत को समान रूप से इन्होंने इंडिकेट किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग पुनः सही करेंगे। अल्फ्रेड वेबर ही इसका राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड वेबर ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला है, निम्नलिखित में किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसको बताइए। देखिए, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, चलिए बताइए, डब्ल्यू क्रिस्टालर हैं, वान थ्यूनेन हैं, ए वेबर हैं या फिर बर्गेस जी हैं? सभी लोग बताइए इसमें राइट आंसर किसका बनेगा? ठीक है, सभी लोग तेजी के साथ साथियों बताने का प्रयास करेंगे इसमें आखिर राइट आंसर किसका बनने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी लोग के सामने है।
अपने औद्योगिकरण अवस्थिति मॉडल के लिए वेबर ने प्रयोग किया था? आप सभी लोग बताइए, वेबर ने अपने अवस्थिति यानी औद्योगिक अवस्थिति जो मॉडल है उसमें प्रयोग किया था किसका? आइसोगान का, आइसोफिन का, आइसोडोपेन का या फिर आइसोटेक का? चलिए सभी लोग तेजी के साथ जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, जर्मनी के भूगोलवेत्ता अर्थशास्त्री माने जाने वाले वेबर, याद रखिए अल्फ्रेड वेबर के द्वारा समान रूप से दो शब्दों का प्रयोग किया गया था। एक था आइसोटिम्स और दूसरा जो शब्द था जिसे हम आइसोडोपेन के नाम से जानते हैं, आइसोटिम्स है और आइसोडोपेन है, दो शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। अब इसमें आइसोटिम्स तो दिया नहीं है, तो आप सभी लोग देखिएगा आइसोडोपेन अर्थात सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। सी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक, गौरी शुक्ला जी हैं, वो कहती है सर न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी और क्या टीजीटी का सिलेबस भी चेंज होगा, प्लीज सजेस्ट मी। तो गौरी जी आप संस्था के नंबर पर कॉल कर लीजिए, संस्था के द्वारा आप सभी को पूरी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बता दी जाएगी। रही बात यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के नई वैकेंसी को लेकर के है, तो आयोग की तरफ से सामान्य रूप से जो खबर मिल रही है, क्योंकि हम लोग प्रयागराज में ही रहते हैं तो बीच बीच में बिल्कुल वहां पर जाना होता है, पूछताछ केंद्र में हम लोग पता लगाते हैं, तो वो यही बोलते हैं भाई डेट तो फिक्स नहीं वो बताते हैं ना, तो बिल्कुल बोलते हैं कि भाई तैयारी पे लगे रहिए, बिल्कुल डेट आपकी संभावित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बस यही हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगे रहिए, बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि अभी एलटी का जो एसएससी का रिजल्ट है वो पेंडिंग है और जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो एक तरफ देखिए वो विद्यार्थी मेंस के लिए लग जाएंगे और दूसरी तरफ आप देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए यह समान रूप से नई सूचना आप लोगों के लिए होगी और उसमें ढेर सारी वैकेंसी आने की संभावना भी है। ठीक है, तो संस्था के नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और रही बात सिलेबस चेंज होने की है तो उसमें आपसे हम खुद बात करेंगे कि भाई क्या क्या इसमें बदलाव हो सकता है और क्या क्या चीजें नई रखी जा सकती हैं। चलिए भाई ओके, एक बार सभी लोग थंब अप करके बताने का प्रयास करें और प्रयागराज में कभी भी आना हो तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में आप भी जा करके पूछताछ केंद्र में सामान्य रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अगला सवाल है, तेजी के साथ बताएंगे, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति प्रतिमान में समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों की मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो, चूंकि इन्होंने इंडिकेशन इनके एक आइसोटिम्स है दूसरा आइसोडोपेन है, अब आइसोटिम्स के लिए है कि आइसोडोपेन के लिए है, ध्यान दीजिएगा। अवस्थिति प्रतिमान में समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या उसे आइसोटिम कहते हैं, आइसोक्रॉन कहेंगे, आइसोटोपेन कहेंगे, आइसोहेलाइन कहेंगे? भाई आइसोहेलाइन तो फिर नहीं होगा। अब ये तीन ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इन तीनों के ऑप्शन आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई सभी साथी बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बताएंगे आइसोडोपेन। आइसोडोपेन इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए भाई तेजी के साथ आंसर आने चाहिए। एक रूहानी जी हैं 10वें के ए ऑप्शन पर जा रही हैं जबकि 10वें का सी ऑप्शन सही है, तो आप इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं भाई। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने अपने सिद्धांत में आइसोडोपेन का प्रयोग किया था? ध्यान दीजिएगा, आइसोटिम्स और आइसोडोपेन ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ये सवाल अगर आता है, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि कितने स्वरूप में आपके सामने हम लेकर आए हैं और लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बिल्कुल इसको अव्वल नंबर पे सवाल को रखिएगा। निम्नलिखित में किसने अपने सिद्धांत में आइसोडोपेन का प्रयोग किया? वेबर ने, डेविस ने, अगस्ट लॉन्स ने या फिर हुबर ने? उम्मीद है कि आप सभी लोग
अल्फ्रेड वेबर को बताएंगे। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन इसमें सही विकल्प होगा भाई। चलिए भाई, सभी लोगों ने ए ऑप्शन को बताने का प्रयास किया है। निम्नलिखित में कौन एक औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत प्रतिमान से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत खास तौर पे जो वेबर साहब थे वह आयरन और स्टील, याद रखिएगा, लौह और इस्पात से संबंधित उद्योग की विषय में बात कर रहे थे। लौह और इस्पात, ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से इन्होंने न्यूनतम लागत दर पर लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लेकर के बातचीत की, और इसमें आइसोटिम्स और आइसोटोपेन दो महत्वपूर्ण इंडेक्स को इन्होंने बताया, और इनके इस सिद्धांत को नॉर्थ अमेरिका में लागू किया गया। इसीलिए देखिए, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दुनिया भर में अव्वल माने जाते हैं। चलिए भाई, तेजी के साथ बताइए। जर्मनी के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जैसे हमारे देश में है ना, अर्थशास्त्रियों में देखा जाए तो प्रसन्न चंद्र महालनोबिस साहब का नाम सुने होंगे। इसी प्रकार से अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहीं ना कहीं जर्मनी के माने जाते हैं। अब इसमें डेविस लिखा है, हुबर लिखा, पिंक लिखा है, टेलर लिखा है ना। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत से संबंधित है? अब यहाँ तो देखिए नाम ही बदल गया, तो दूसरा नाम आपके सामने वो आना चाहिए कि डेविस होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग सी ऑप्शन को लेकर के चल रहे हैं, और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर ह्यूबर हैं, औद्योगिक अवस्थापन संबंधी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए इसमें कौन सा सही जवाब होगा, तो बी ऑप्शन को सभी लोग लगाएंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर बनेगा। आप सभी लोग बहुत तेजी के साथ बता रहे हैं। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्यालयों में कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था? याद रखिए, समर्थक की बात कह रहा है। निम्नलिखित विद्यालयों में कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था? ए लॉस थे, ए एम ह्यूबर थे, या फिर ग्रीनहट थे, या फिर ए लोरिया थे? सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। तो स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का जो समर्थक था वह ई एम ह्यूबर था। कौन था? ई एम ह्यूबर महोदय थे। बी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए भाई, मैं देख रहा हूं कि प्रतिमा सिंह जी हैं, और मोहन जी हैं, रूहानी जी हैं, दीपचंद जी हैं, पिंटू जी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। जीएस पांडे जी हैं, संजीव साहब हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे टीचर्स एकेडमी के एसोसिएट चैनल टीजीटी पीजीटी एकेडमी में। चलिए, अगला सवाल है, अवस्थापना त्रिकोण। ध्यान दीजिए, अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस सवाल को देखेंगे तो लगभग चाहे आपका उत्तर प्रदेश टीजीटी का एग्जाम हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का, राजस्थान, हरियाणा, विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे तो ये सवाल पूछा जा चुका है। तो डब्ल्यू क्रिस्टालर को कहा जाएगा, अल्फ्रेड वेबर हैं, ए ब्लांस को, या फिर ई एम ह्यूबर को? क्या होगा इसका सही जवाब? तेजी के साथ बताने का प्रयास करें भाई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उद्योगों के स्थानांतरीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर साहब ने किया था, जिन्होंने परिवहन खर्च, श्रम लागत और एकत्रीकरण से संबंधित है ना चीजें बताई थी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ए यानी बी विकल्प को सभी लोगों को सही करना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं बी विकल्प को लेकर के, और आप सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब भी है। ओके, अगला सवाल है, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है? यानी जर्मनी के जो अर्थशास्त्री भूगोलवेत्ता माने जाते हैं, उसमें श्रम लागत सूचकांक की अगर बातचीत करें तो उसका फार्मूला क्या है? श्रम लागत सूचकांक इज इक्वल टू उत्पादित वस्तु का मूल्य भार अपान श्रम लागत है, या फिर श्रम लागत अपान उत्पादित वस्तुओं का कुल भार है, उत्पादित वस्तुओं का कुल भार अपान श्रम लागत इंटू 100, या फिर श्रम लागत अपान उत्पादित वस्तुओं का कुल भार इंटू 100। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप सभी लोग बताइए भाई। आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक, जिसमें श्रम लागत सूचकांक इज इक्वल टू
इज इक्वल टू श्रम लागत अपान उत्पादित वस्तु का कुल भार। क्या सभी लोग बी ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं भाई? जितने भी साथी हैं सभी लोग बताइए, क्या बी ऑप्शन को आप सभी लोग सही कर रहे हैं? अगर आप सभी लोग बी ऑप्शन को सही कर रहे हैं तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। मिला जुला आंसर आप सभी लोग का आ रहा है और इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे अपने औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत में लॉरेनहट के स्थित त्रिभुज का प्रयोग किया था? याद रखिए, कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता हैं, अर्थशास्त्री, जिन्होंने अपने औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत में लॉरेनहट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी लोग बताइए इसमें कौन होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग दे पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फ्रेड वेबर होगा। अल्फ्रेड वेबर साहब ने औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत में लॉरेनहट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया था। तो डी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखी संबंध होता है। अगर वेबर के अनुसार देखें तो परिवहन लागत का जो आरेखीय संबंध होता है वो क्या होता है? वक्र रेखी होगा, सरल रेखी होगा, वृत्ताकार होगा या फिर लहर रेखी होगा? तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखीय जो संबंध होता है वह वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। याद रखेंगे सभी लोग, वृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन सी में देखिए वृत्ताकार है और सी ऑप्शन को सभी लोग को राइट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, अब अगला नंबर आने वाला है, टेंशन ना लीजिए, है ना। कभी 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 कुछ ऐसे किरदार हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में एक फिल्म आई है और सोचिए ऐसा तो है ना कि सिर्फ एक ही फिल्म आई है, उसके समानांतर कई फिल्में आई हैं, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा उसी की हो रही है जो चल रही है ना। इसी प्रकार से जब आप एग्जाम में जाते हैं तो जो आपके चिंतक होते हैं उसमें अल्फ्रेड वेबर हो गए, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे अल्फ्रेड वेबर के अलावा आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया तो यहां पर विभिन्न, तो इसमें अल्फ्रेड वेबर का ही आज पूरा जलवा है, ऐसा भी आप मान सकते हैं ना। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते साथ यही परेशान करते। बाकी तो फिर गोबी का मरुस्थल कहाँ है, बाकी तो सोरोनर मरुस्थल कहाँ है ना, पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, स्टेट ऑफ हार्मूज कहाँ है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यही आपकी सफलता के लिए ही मुख्य कारण बनते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, प्रतिभा जी देखिए नामों लिख दी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको बहुत सफलतापूर्वक जवाब देते हैं। हूबर के अनुसार उत्पादन लागत के 3 सही अवयव कौन कौन से हैं? कच्चे माल के एकत्रण की लागत है, उत्पादन प्रक्रिया की लागत है, उत्पाद के बाजार तक आपूर्ति की लागत है या फिर टूट फूट की लागत है? सभी लोग बताइए आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। जब आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं और उसमें प्रोडक्शन का कार्य समान रूप से जारी हो जाता है तो कच्चे पदार्थ की भी देखिए लागत, कॉस्ट को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उत्पादन की प्रक्रिया को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, उत्पादन के बाजार तक आपूर्ति के लागत को भी। तो कौन कौन से अवयव समान रूप से माने जाते हैं? तो याद रखिएगा ये ए बी सी, क्या सी ऑप्शन को सभी लोग सही कर रहे हैं? सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ए बी सी, अर्थात सी ऑप्शन आप सभी लोगों ने बताया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को कितने लोग बता पा रहे हैं। कथन है, वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परंतु यह इस तथ्य
की उपेक्षा करता है कि माल भाड़ा दर हमेशा दूरी के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं बढ़ती। दूसरा है माल भाड़ा दरें कब्जे माल तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए समरूप नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। अब बताइए, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसका सही उत्तर कितने लोग सही कर पा रहे हैं बताइए भाई। काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वेबर का जो सिद्धांत है इसमें जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण भी तो सही, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है ना। तो चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है, ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ए विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा भाई। ए विकल्प को सभी लोग बताएंगे। प्रतिभा जी हैं, अरुण जी हैं, आप लोगों ने डी ऑप्शन को चुना है, लेकिन यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति जिसके निकट होती है वह है बाजार, कच्चे माल का स्रोत, बाजार व कच्चे माल के स्रोत के मध्य वाहनांतरण अवस्थिति। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसमें सभी लोगों को बताना है, तो ध्यान दीजिएगा कि वेबर का जो सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत जो स्थिति है किसके निकट होती है, तो बाजार के निकट होनी चाहिए भाई, बाजार के निकट। अब ये नहीं कच्चा पदार्थ जो है तमिलनाडु में है और उद्योग लगा रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो कैसे मामला बनेगा। अरे भाई, कंपनी वहीं पर सेटअप की जाती है जहां पर कच्चे पदार्थ की आपूर्ति बहुत ही कम लागत पर और बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त हो चुके, है ना। तो यहाँ पर ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ए विकल्प के अलावा अगर इधर उधर आप गए तो गलत हो सकता है, तो याद रखिएगा ए विकल्प को सभी लोग सही करें और ए विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है। चलिए बताइए, पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है। ठीक, ये जो अर्थशास्त्री हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल में, यकीन मानिए अकेले की अकेले पूरा सेगमेंट में यह अपना 20% रोल अकेले रखते हैं, इसलिए काफी वजनदार ये अर्थशास्त्री माने जाते हैं जर्मनी के। ठीक है, जिनके संकल्पना को, जिनकी थ्योरी को सोचिए पूरे के पूरे इंग्लैंड में और इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी प्रयोग किया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को लगता होगा कि सर आखिर इसमें अल्फ्रेड वेबर का इतना बड़ा रोल क्या हो जाता है। तो भाई भूगोल में जब आप अर्थशास्त्र की स्थिति को पढ़ते हैं, संकल्पना को पढ़ते हैं, तो यहाँ अकेले धुरंधर के रूप में सोचिए। किसके रूप में है, धुरंधर के रूप में है। यह अर्थशास्त्र, ये जर्मनी का वह अकेला जमाली है जो पूरे अर्थशास्त्र को संभाले हुए। इसलिए देखिए यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ करके करेंगे और गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगी भाई, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का जो सूत्र बनेगा उसमें आप देखेंगे पदार्थ सूचकांक में कच्चे माल का भार अपान उत्पादित माल का भार, यानी सीधी सी बात है कि जो रॉ कॉमोडिटी होगी अपान प्रोड्यूस, आप देखेंगे जो कॉमोडिटी है उसी का अनुपात होगा। तो बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। देखिए पिंटू जी कह रहे हैं सर ये बात बिल्कुल सही है ना। तो भाई हम झूठ बोलेंगे क्या, हम झूठ बोलेंगे क्या, सभी लोग बताइए भाई। हमने कहा कि इनका बहुत बड़ा एक धुरंधर रोल है इनका, तो क्या आप सभी लोग इसको अंडरस्टिमेट कर रहे हो क्या। आगे बढ़ेंगे अरुण साहब। ठीक है, वो सही, ए ऑप्शन सही। निम्न कथनों में कौन सा सही है। बाजार संतुलन मांग व आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से चिन्हित होता है। औद्योगिक इतिहास में औद्योगिकरण का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समूहन अर्थव्यवस्थाएं साझा सुविधाओं और सेवाओं से नहीं पहचानी जाती। आधुनिक उद्योगपति परिवर्तनशील लागतों का मूल्यांकन नहीं करते। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद है
और अरुण जी है, मैंने आप सभी लोगों को कहा कि ए ऑप्शन ही सही है बेटा 19 का, तो अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसका ए ऑप्शन ही सही है, ठीक। बाकी पेड क्लास चल रहा है, सभी का सभी जो है सोचिए, क्या हम पूरा का पूरा पिटारा आज ही आपके सामने खोल के रख दें? अरे पेड क्लास चल रहा है, भूगोल यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का पेड क्लास संस्था में चल रहा है। उसमें आप सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी निभाइए, जुड़े उस बैच से और जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। मैंने एस्ट्रोनॉमी का सेगमेंट आज पढ़ा दिया और सोचिए जियोमॉर्फोलॉजी को हम शुरू करेंगे, और उसमें मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप सभी लोग एटलस वगैरह किसी भी तरह व्यवस्था करके मैपिंग को सबसे पहले शुरुआत करें, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और वहां पर भी ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये तो प्रैक्टिस है भाई, आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है, इसका सही उत्तर कौन सा है? ए विकल्प होगा। अगला है डेविड स्मिथ के अनुसार औद्योगिक अवस्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र जिन वक्रों के विच्छेद बिंदुओं पर होता है वह है परिवहन लागत वक्र, बाजारी मांग वक्र पर, क्षेत्रीय लागत वक्र, क्षेत्रीय राजस्व वक्र, कच्चे माल का लागत वक्र है, या बाजारी मांग वक्र है, कच्चे माल का लागत वक्र, या परिवहन लागत वक्र है। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं, संस्था देखिए आपको महीनों दर महीने पेड, सोचिए आपके सामने भूगोल विषय को लेकर के हम आते रहे, पेड क्लास सोचिए आपको पब्लिक के रूप में दिया गया। अब कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी जब स्टार्ट होगा तो उसको प्राइवेट किया जाएगा। तो जो साथी हमारे परंपरागत रूप से जुड़े रहते हैं डेली के डेली, उन लोगों के लिए खास तौर पे ये मैं बता दूं कि उस बैच को अब प्राइवेट कहीं ना कहीं किया जाएगा, और किसी ना किसी दिन ही उसको पब्लिक किया जाएगा। तो उससे आपका पढ़ने का जो क्रमबद्धता है, एक रिदम है, वो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो उसका असर आपकी तैयारी और आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस बैच से जुड़ करके आप जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से सही करें, संपन्न करें, और उसमें शुरुआत मैपिंग से होगी। और मैपिंग के विषय में कहा जाता है मैपिंग इज द मिरर ऑफ ज्योग्राफी। और ये चीज जब आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जब रिजल्ट आएगा उसमें जाहिर सी बात है प्रतिकूल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए संस्था के पेड क्लास से जुड़े और जुड़ करके अपनी तैयारी को दुरुस्त करें। प्रतिभा जी पूछ रहे हैं कैसे जुड़े, तो संस्था का नंबर है, उस नंबर पर आप सभी साथियों को मैं आश्वस्त कर दूं कि संस्था का जो नंबर है उस नंबर पर आप सभी लोग कॉल करिए या फिर मैसेज करिए, और बहुत ही आसान तरीके से हमारे संस्था की जो टीम है आप लोगों को बैच में जोड़ेगी। और नवरात्र का लगभग समय चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग को इसका फायदा भी मिलेगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं तो प्राइवेट क्लास हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डेविड स्मिथ के अनुसार औद्योगिक स्थिति के लिए प्राथमिकता के लिए आप देखेंगे इसमें जो सही उत्तर आपके सामने है वह आपका कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय लागत वक्र, क्षेत्रीय राजस्व वक्र, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। बी ऑप्शन साथियों इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, डेविड एम स्मिथ ने अपने औद्योगिकरण अवस्थिति सिद्धांत में जिन तथ्यों को सम्मिलित किया है वह क्या है? बाजारी मांग है, उत्पादन लागत है, बाजारी मांग परिवहन लागत दोनों है, बाजारी मांग या उत्पादन लागत दोनों है। चलिए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। तो हमेशा याद रखिए, डेविड स्मिथ ने अपने औद्योगिक अवस्थिति में बाजारी मांग और उत्पादन लागत दोनों को शामिल किया है। किसको? बाजारी मांग यानी मार्केट डिमांड, और इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन। रुहानी जी देखिए कितनी गलती हो रही है, दीपचंद साहब आपसे भी बड़ी गलती हो रही है, इस गलती को सुधारने का प्रयास करिए, ठीक है। हालांकि दीपचंद साहब देश के बी को सही किए, चलिए बहुत अच्छी बात है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। पहला लिस्ट दिया हुआ है उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत, दूसरा है प्रतिपादक न्यूनतम लागत सिद्धांत, इसमें लिखा है संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत, फेटर साहब लिखे हैं। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है, वेबर है। संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, हुबर है।
सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताइए तेजी के साथ बताने का। अगर 23 का भी आपने किया तो सही है, अगर 24 का आपने बी किया है रूहानी जी तो गलत है। 24 का डी होना चाहिए, ओके। अगर डी आपने किया बिल्कुल राइट। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई। जितने भी साथी हैं, संजीव साहब हैं, प्रतिभा जी हैं, मोहनलाल जी हैं, अरुण साहब हैं, आज सभी लोग संस्था के नंबर पर कॉल करके पेड क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। अदरवाइज ये पेड क्लास आपकी साथियों बहुत जल्दी जो है ऐप पर चलना प्रारंभ हो जाएगी, तो फिर आपका रिदम टूटेगा, ओके। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, न्यूनतम लागत जो सिद्धांत है, न्यूनतम लागत जो सिद्धांत है, हम अभी शुरू से पढ़ते चले आए हैं जर्मनी के भूगोलवेत्ता वेबर महोदय के विषय में। इसी प्रकार संशोधित न्यूनतम लागत जो सिद्धांत है वह हुबर महोदय के द्वारा दिया गया है, और बाजार प्रतिस्पर्धा जो सिद्धांत है ये आपका फेटर महोदय के द्वारा दिया गया, और संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा जो सिद्धांत है वह स्मिथ द्वारा के द्वारा दिया गया है। तो यहां पर सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, संशोधित है और एक मूल स्वरूप में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा, यस बिल्कुल सही बात है, और ऑप्शन सी को लेकर के आप सभी लोगों का उत्तर सही भी होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो लिस्ट फिर से दी हुई है, प्रतिपादक दिया हुआ है और कारखाना अवस्थिति सिद्धांत दिया है। इस सवाल का जवाब आखिर क्या होगा, तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। सभी लोग बताने का प्रयास करिए। अरुण साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रिवीजन करना है सर हमको, कोई बात नहीं, रिवीजन के लिए भी, रिवीजन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से है, एक बार फिर से, एक बार फिर से का मतलब रिवीजन, सीधी सी बात है। एलन प्रेड है, इजार्ड है, फेटर है, अल्फ्रेड वेबर है। भाई इस सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग, है ना। अब इसके लिए देखिए हम आपके ऊपर पूरे सवाल छोड़ दिए हैं। अल्फ्रेड वेबर देखे दिए हुए हैं, फेटर महोदय साहब दिए हुए, दो ठो नए शब्द आ गए हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी हैं सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो सही तो लिखा हुआ है, एलन प्रेड है, व्यवहारिक सिद्धांत है इनका, इजार्ट है, स्थानीयकरण त्रिभुज वाला है, और फ्रेटर का है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, और अल्फ्रेड वेबर है तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। तो क्या सी ऑप्शन को आप सभी लोग इसमें भी बता रहे हैं, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सभी लोगों ने 1 2 3 4 अर्थात सी विकल्प को सही किया है। प्रांजल साहब भी आ चुके हैं, प्रांजल जी आपका भी स्वागत है भैया, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। वेबर न्यूनतम लागत सिद्धांत, हुबर परिवहन लागत सिद्धांत, स्मिथ आचरण परक सिद्धांत, फेटर महोदय है बाजार क्षेत्र सिद्धांत। आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा वेबर साहब का भी सही है, हुबर परिवहन लागत सिद्धांत भी सही, स्मिथ साहब का जो सिद्धांत है वो आचार परक सिद्धांत नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा नहीं है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, सी ऑप्शन को सही करना है। हालांकि जो स्मिथ साहब है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इसलिए आचार परक जो सिद्धांत है वो गलत है। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा, सी और सी, बिल्कुल सी। रूपा जी हैं, स्वागत है भैया, रूपा जी आपका भी स्वागत है संस्था में, है ना। प्रतिभा जी है, सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर दिया है। अगला सवाल है, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक पूर्णतः 1 के बराबर हो तो औद्योगिक अवस्थिति का सही विकल्प निम्नलिखित में कौन सा होगा। बाजार अवस्थिति होगा, पदार्थ अवस्थिति होगा, मिलन बिंदु अवस्थिति होगा, पदार्थ बाजार, या इन दोनों के मध्य कोई अन्य बिंदु होगा। कोई अन्य बिंदु होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये बात सही है कि वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक है पूर्णतः 1 के बराबर हो तो औद्योगिक अवस्थिति में पदार्थ बाजार या इन दोनों के मध्य कोई अन्य बिंदु होगा। डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहां होनी चाहिए। बताइए, वेबर साहब कहते हैं, वेबर साहब कहते हैं कि
पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? क्या कच्चा माल के स्रोत पर या बाजार में? तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों के मध्य होना चाहिए। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करें, दोनों के बीच में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर सभी साथी बताने का प्रयास करें कहां पर होना चाहिए, तो दोनों के मध्य में होना चाहिए, क्योंकि पदार्थ सूचकांक का जो फार्मूला है वह कच्चे माल का भार अपान निर्मित माल का भार होता है। याद रखिएगा, जो कच्चा का भार अपान निर्मित का भार होता है, यही है पदार्थ सूचकांक की डेफिनेशन। इसलिए दोनों के मध्य में होना चाहिए। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ओके, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही विकल्प भी है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में किसने औद्योगिकरण के स्तर निर्धारण हेतु संयुक्त विधि का उपयोग किया था? बताइए कौन से वह अर्थशास्त्री थे जिन्होंने औद्योगिकरण के स्तर निर्धारण करने के लिए संयुक्त विधि का उपयोग किया था? स्टैन डी गियर है, अल्फ्रेड राइट है, सीएफ जोन्स है या फिर हेलेन स्ट्रॉन्ग है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सीएफसी जोन्स ने औद्योगिकरण के स्तर निर्धारण के हेतु संयुक्त विधि का प्रयोग किया था। तो कौन है? सीएफ जोन्स। सी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन साथियों इसका सही उत्तर होगा। संजीव साहब हालांकि ए ऑप्शन को बता रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन को आपको बताना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? आखिर विश्व में कौन सा ऐसा उद्योग की अवस्थिति है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस? बताइए साथियों, सभी लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, भौगोलिक कारणों में कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम, परिवहन, बाजार आदि शामिल होता है। गैर भौगोलिक कारणों में पूंजी, सरकारी नीतियां, कुशल संगठन, ये होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है जल, क्या होता है? वाटर। तो वाटर के लिए आप सभी लोग को ए ऑप्शन बताना है, प्रमुख प्राथमिकता के अंतर्गत ये शामिल किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी लोगों के सामने है, बताइएगा पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? क्या रूस में है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ग्रेट ब्रिटेन में है या फिर पश्चिमी यूरोप में है? सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पिट्सबर्ग की जब बातचीत करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूस में भी एक पिट्सबर्ग है, लेकिन उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग है रूस में, ठीक है। लेकिन जब अमेरिका की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पिट्सबर्ग है। आयरन और स्टील के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बी ऑप्शन को साथियों सभी लोग सही करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यूएसए यूएसए यूएसए, यहाँ पर सभी लोग बात करें, ठीक है। 29 का सही है बेटा, ठीक है ना प्रतिमा जी, बहुत सही। चलिए अगला सवाल है, जिसे अमेरिका में पिट्सबर्ग हो गया, इसी प्रकार से आप और भी, जैसे आपने कनाडा में सडबरी को देखा होगा। बूटे की खदान, क्या आप बता सकते हो बूटे की खदान अमेरिका में है? बूटे की खदान अमेरिका में है, किस खनिज के भंडारण के लिए दुनिया भर में फेमस है? ये खदान को लेकर के तो ट्रंप कई बार बोल भी चुके कि हमारे पास तो बूटे की खदान है। और आखिर इस खदान में कौन सा ऐसा कीमती खनिज पाया जाता है, कितना जो है वो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। बताइए सभी लोग, आखिर कौन सा इसमें, क्या लौह एस्क पाया जाता है, क्या इसमें सोना पाया जाता है, क्या इसमें तांबा पाया जाता है? आखिर क्या है वो जवाब, बताइए सभी लोग बताइए तेजी के साथ। अरुण साहब कह रहे हैं मक्का पाया जाता है। अरे भैया मक्का क्यों पाया जाएगा? मक्का सभी लोग बोल रहे हैं, खदान में क्या करेंगे मक्का? चलिए तेजी के साथ बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है भाई, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जवाब दीजिएगा सभी लोग। कथन है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। दूसरा है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ पर अच्छी विकसित हुई है। क्या ये बात सही है? इंग्लैंड के लिए ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट और एसर्शन से संबंधित क्वेश्चन आया है, और ये बात क्या सही है? तो यस, बिल्कुल बात सही है कि जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में
समान रूप से यूरोप अपने कॉलोनियल रूल के अनुसार दुनिया भर के संसाधनों को अपने देश में ले गया, तो देखिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व के एक प्रदेश के रूप में उभरा, जहां पर कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा अच्छी विकसित हुई है। तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर बनेगा। वेरी गुड, सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं। और बिल्कुल कॉपर के लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए जाना जाता है। जैसे कटंगा प्लेटू है कॉपर के लिए है, इसी तरह से बूटे की खदान भी कॉपर के लिए जानी जाती है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है? ठीक है, बृहत्तम एकल औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण है टोक्यो याकोहामा प्रदेश है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, मास्को टुला प्रदेश है, या फिर राइन औद्योगिक प्रदेश है? बताइए सभी लोग। ये प्रश्न आपके एग्जाम में तो समझ लीजिए बिल्कुल फिट ही रहते हैं कि आना है तो आना है ना। ये प्रश्न तो बिल्कुल फिट ही रहते हैं कि मतलब एग्जाम में हमको आना है तो आना है, और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई तो फिर गलती होगी। तो इसके पहले आपने देखा न्यू इंग्लैंड प्रदेश को, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा साथियों। हाँ हाँ, अरे ठीक है, वो तो जान ही रहे अरुण बाबू, हम तो जान ही रहे हैं, है ना। कभी कभी आप जो है बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हैं, मजाक भी जरूरी है, खून बढ़ता है ना। मजाक भी तो करना चाहिए। बहुत से हमारे साथी हैं, देखिए उतनी देर से पढ़ा रहे हैं, एक भी जो है मुस्कुरा नहीं रहे। और सोचिए, है ना, जबकि जो है अरुण साहब देखिए इतने सीरियस क्लास में भी जो है कहते हैं सर हम थोड़ा सा मजाक भी करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, आपने बहुत सही जवाब दिया। जो आपका बूटे है ना, बूटे का जो माइन है वह कॉपर के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से कटंगा है ना, और कनाडा का सडबरी भी बूटे की याद रखिए कॉपर के लिए ही जाना जाता है। बहुत बेहतरीन। अगला है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। अब ये सवाल तो साथियों, इतने हमने सवाल आपको सॉल्व करवाए, बेचारा ये सवाल तो इतना सरल हो गया, इतना सरल हो गया कि अगर कोई कक्षा 2 का भी विद्यार्थी है ना लगभग 45 मिनट हमसे यहाँ पे पढ़ लेता तो इसका जवाब अब तो अपने आप दे देता, है ना। दे देता कि नहीं दे देता? तो इसको गलत मत करिए, तेजी के साथ जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोग हैं इसका राइट आंसर दे पा रहे हैं। प्रतिभा जी है, मोहन लाल जी है, संजीव जी है, दीपचंद जी है, रूहानी जी है, प्रांजल जी है ना। सभी लोग बताइए भाई, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सभी लोग बहुत तेजी के साथ बी ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही भी हो सकता है भाई, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो बी ऑप्शन आप सभी लोग, न्यू इंग्लैंड की बात हो रही है तो किस ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे? ग्रेट ब्रिटेन भी दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी दिया है, कनाडा भी दिया है, और ऑस्ट्रेलिया भी दिया हुआ है। तो साथियों, इसका सही जवाब आप सभी लोगों को बताना है, तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, न्यू इंग्लैंड जो आपका है अमेरिका का एक गत्यात्मक औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि न्यू इंग्लैंड है तो आप सभी लोग ग्रेट ब्रिटेन ही लगा दो, है ना। बी ऑप्शन को ही सभी लोग को चुनना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे अमेरिका में 2 वाशिंगटन है, एक वाशिंगटन स्टेट है और एक वाशिंगटन डीसी है। तो ये चीज आप सभी लोग को ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। एक, आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन से ऐसे इंडस्ट्री है जिसे डेवलपमेंट इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं? जलयान, वायुयान, मोटर गाड़ी और रसायन। बताओ भाई, तेजी के साथ बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों का सही हो सकता है। सभी लोग बताने का प्रयास करें। चलिए भाई, बहुत तेजी के साथ आप सभी लोगों के जवाब स्क्रॉल कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जो इस सवाल के आंसर को छोड़ेंगे। आप सभी लोग इस सवाल के आंसर को बहुत ही शानदार तरीके से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सवाल तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि आखिर कौन सा है। तो इसमें आप सभी लोग को बताना है कि इसमें मोटर गाड़ी निर्माण यानी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होगा वह आपका संबंधित होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर साथियों बनेगा।
ठीक। अगला सवाल है, वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? वुहान की बात करें, आप सभी लोग बताइए कोविड-19 कहाँ से फैला? तो आप सभी लोगों को चाइना बताना भाई, वुहान चाइना में है। चीन का सर्वाधिक उद्योगों वाला नगर कौन सा? बीजिंग है, शंघाई है, केंटन है या फिर चुंकिंग है? चलिए भाई, बड़े अजीब अजीब शहर हैं, लेकिन आप सभी लोग बताइए कि कौन सा है। तो शंघाई चाइना का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, पोर्ट सिटी भी है और चाइना का सर्वाधिक बंदरगाह के रूप में भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। यांग सिटी क्यांग नदी के किनारे सामानुपीय स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता? भाई बताइए सभी लोग, जापान का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जापान का पिट्सबर्ग आखिर किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। क्या कोबे है, यवाता है, टोक्यो है या फिर ओसाका है? तो सभी लोग बताइए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बताएंगे यवाता। कौन सा होगा? यवाता, ठीक। चलिए अगला सवाल है, विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, जो पेट्रोकेमिकल्स है सर्वप्रथम कहां पर? जापान में, फ्रांस में, ग्रेट ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? क्या होगा जवाब? तेजी के साथ बताने का प्रयास करें, थोड़े से यहाँ सरल सवाल यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए भाई बताइए, चलिए भाई सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन आप सभी लोग राइट करेंगे, डी ऑप्शन इसका सही विकल्प होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, ये सामान्य रूप से कहीं ना कहीं एक सेशन है और आपके सामने हम लेकर आए हैं। याद रखिएगा, टीजीटी 2026, चाहे बिहार से संबंधित हो, चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, चाहे मध्य प्रदेश, आप सभी लोगों को भूगोल बैच से जुड़ने के लिए, ठीक है, संस्था के नंबर पर कॉल करना है या फिर मैसेज करना है और जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। जो मॉर्फोलॉजी का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट होगा, जिसमें मैपिंग को हम समान रूप से पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें और कैसी लगी क्लास, एनर्जेटिक थोड़ा जरूर रहा करिए और अरुण साहब जैसे थोड़ा सा मुस्कुराते रहा करिए, ठीक है ना, क्योंकि सीरियस लोग अस्पताल में पाए जाते हैं और सिंसियर लोग, है ना, क्लासरूम में पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग हमारे प्रिय अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोगों का हमेशा टीचर्स एकेडमी के एसोसिएट चैनल टीजीटी पीजीटी एकेडमी में हमेशा स्वागत है। बस इस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। जय हिंद।